यूरेनस हमारे सौर मंडल का बर्फीला विशालकाय ग्रह अपने अनोखे गुणों के कारण खगोल वैज्ञानिकों और ग्रह वैज्ञानिकों को लंबे समय से आकर्षित करता रहा है। दूसरे ग्रहों की तुलना में यूरेनस अपनी धुरी पर 98 डिग्री के बेहद ज्यादा झुकाव के साथ तिरछा है, जो इसे सौर मंडल में दूसरे सभी ग्रहों से बहुत ही अलग बनाता है। इस ग्रह की यह अनोखी स्थिति और सूर्य के साथ इसका अनयूजुअल रिलेशनशिप इस दूर के ग्रह के चारों ओर कई रहस्यों को पैदा करता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इस पहेली को समझने में जरूरी कामयाबी हासिल की है कि क्यों यूरेनस का ऊपरी वायुमंडल रहस्यमय तरीके से ठंडा होता जा रहा है। इस वीडियो में हम उन रोचक नतीजों को जानेंगे जो इस घटना के पीछे की वजह को उजागर करते हैं और यह नतीजे हमारे ग्रहों के वायुमंडल की समझ के लिए क्या मतलब रखते हैं ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर सेट करके रखें ताकि आपको चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मेरे अपलोड के साथ ही मिलते रहें और वीडियोस को लाइक भी जरूर से किया करें। यूरेनस को अक्सर हमारे सौर मंडल के ग्रहों में ऑड बॉल कहा जाता है। इसका बेहद ज्यादा ध्रुवीय झुकाव इसके इतिहास में किसी पृथ्वी जितने विशाल ग्रह के टकराव का नतीजा माना जाता है। यह झुकाव बेहद अनोखे मौसमी बदलाव और वायुमंडलीय गतिशीलताओं को पैदा करता है, जो सौर मंडल में किसी भी दूसरे ग्रहों से काफी अलग होती है। ग्रह का ऊपरी वायुमंडल, जिसे थर्मोस्फेयर कोरोना कहा जाता है, विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। यह क्षेत्र यूरेनस की सतह से लगभग 50,000 किलोमीटर ऊपर फैला हुआ है और इसमें तापमान 400 से 500 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है। इस इतने दूर मौजूद ग्रह में इतने ज्यादा तापमान की मौजूदगी इस बात पर सवाल उठाती है कि इसके पीछे कौन से हीट सोर्सेस जिम्मेदार हैं, खासकर तब जब यूरेनस सूर्य से लगभग 3 बिलियन किलोमीटर दूर है। इससे भी अजीब बात यह है कि अब इसका तापमान गिर रहा है। 1986 में नासा के वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान ने यूरेनस के ऊपर से ऐतिहासिक उड़ान भरकर इस ग्रह की पहली क्लोजअप इमेजेस और डेटा प्रोवाइड किया था। इस यान के नतीजों में थर्मोस्फेयर के तापमान के मेजरमेंट्स भी शामिल थे। तब से खगोल वैज्ञानिकों ने थर्मोस्फेयर के तापमान की लगातार निगरानी की है, जिसमें ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स का उपयोग करके नियर इंफ्रारेड एमिशंस को मापा गया है। दशकों से इन ऑब्जर्वेशंस ने एक अजीब सी पहेली को उजागर किया है। यूरेनस का ऊपरी वायुमंडल तेजी से ठंडा हो रहा है। मेजरमेंट्स बताते हैं कि तापमान लगभग 700 केल्विन से घटकर 450 केल्विन तक पहुंच गया है। यह ठंडक खास तौर पर चौंकाने वाली है, क्योंकि हमारे सौर मंडल के दूसरे ग्रह अपने ऊपरी वायुमंडलों में यूरेनस जैसे तापमान गिरावट नहीं दिखाते हैं। यूरेनस की ठंडक को समझने के लिए इसके थर्मोस्फेयर की भूमिका को समझना जरूरी है। दरअसल थर्मोस्फेयर एक पतली गैस की परत होती है जो निचले वायुमंडल और मैग्नेटोस्फेयर के बीच मौजूद होती है। यह तापमान और एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स को नियंत्रित करने में जरूरी भूमिका निभाती है। H3+ आयोन्स की उपस्थिति आयनोस्फेयर में खगोल वैज्ञानिकों को थर्मोस्फेयर के तापमान को इफेक्टिवली मॉनिटर करने के लिए अलाउ करती है। ये आयनोस्फेयर थर्मोस्फेयर से ही जुड़ा हुआ है, यानी एम्बेडेड है। ये आयोन्स जल्द ही आसपास के न्यूट्रल पार्टिकल्स के साथ थर्मल संतुलन हासिल करते हैं और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में फोटॉन उत्सर्जित करते हैं। अब क्योंकि कुछ नियर इंफ्रारेड वेवलेंथ्स पृथ्वी के वायुमंडलों को पार कर सकती हैं, जिसके चलते ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स इन उत्सर्जनों को मापकर तापमान में आने वाले बदलावों को डिटरमाइन कर पाते हैं। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि जबकि यूरेनस का ऊपरी वायुमंडल ठंडा हो रहा है, वहीं इसके निचले वायुमंडल का ऑब्जर्वेशन ऐसी कोई भी गिरावट नहीं दिखाता है। यह विसंगति ही इस असामान्य घटना के पीछे की वजह को जानने के लिए सवाल उठाती है। यूरेनस की ठंडक को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई संभावित कारणों की जांच की है, जैसे कि मौसमी प्रभाव। यूरेनस के बेहद ज्यादा झुकाव को देखते हुए कोई सोच सकता है कि मौसमी बदलाव इसके वायुमंडलीय तापमान पर जरूरी प्रभाव डालते हैं। हालांकि शोधकर्ताओं ने मौसमी प्रभावों को इस देखे गए ठंडक का मुख्य कारण मानने से इनकार कर दिया है। दूसरा है सौर चक्र प्रभाव। हमारा सूर्य लगभग 11 साल की सोलर साइकिल से गुजरता है, जिसमें सोलर एक्टिविटी और एनर्जी आउटपुट में उतार चढ़ाव होता रहता है।
जबकि यह चक्र कई ग्रहों के वायुमंडलों पर प्रभाव डालता है, फिर भी यह यूरेनस पर देखे गए तापमान गिरावट से मेल नहीं खाता है। यानी सूर्य की सोलर साइकिल भी यूरेनस पर देखी गई ठंडक के लिए जिम्मेदार नहीं है। इन इन्वेस्टिगेशंस ने वैज्ञानिकों को इस रहस्यमय ठंडक के पीछे की असली वजह को जानने के लिए अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। हाल ही में जियोफिजिकल रिव्यू लेटर्स में प्रकाशित एक शोध ने बताया कि क्यों यूरेनस का थर्मोस्फेयर ठंडा हो रहा है। इस अध्ययन का नेतृत्व डॉक्टर एडम मास्टर्स ने किया, जो लंदन के इंपीरियल कॉलेज से हैं। यह सुझाव देता है कि सौर हवा में बदलाव मुख्य रूप से इस घटना का कारण बन रहे हैं। सौर हवा चार्ज किए गए कणों की धाराओं, जो मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का समूह होती है, जो सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना से निकलती है। पृथ्वी की तुलना में जहां सूर्य की सोलर रेडिएशन वायुमंडल को गर्म करने में जरूरी भूमिका निभाती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के करीब है, वहीं यूरेनस अपने ऊपरी वायुमंडल को गर्म रखने के लिए ज्यादातर सौर हवाओं के इंटरेक्शंस पर निर्भर करता है। डॉक्टर मास्टर्स और उनके सहयोगियों ने पाया कि लगभग 1990 से सौर हवा दबाव यानी सोलर विंड प्रेशर में धीरे धीरे लेकिन महत्वपूर्ण कमी आई है। यह कमी सूर्य की 11 साल की सोलर साइकिल से मेल नहीं खाती है, लेकिन यह यूरेनस के ऊपरी वायुमंडल के तापमान में बदलावों से करीब से मेल खाती है। यह निष्कर्ष बेहद गहरे और उलझे हुए हैं। शोध बताता है कि पृथ्वी की तरह जहां सूर्य की रोशनी मुख्य रूप से वातावरण को गर्म करती है, वहीं यूरेनस का थर्मोस्फेयर तापमान सौर हवा की गतिशीलता द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे जैसे सौर हवा का दबाव कम होता जाता है, यह यूरेनस के मैग्नेटोस्फेयर को बढ़ने देता है। मैग्नेटोस्फेयर सोलर विंड पार्टिकल से एक ढाल का काम करता है, इसलिए एक बढ़ते हुए मैग्नेटोस्फेयर का मतलब होता है कि कम सौर हवा कण सीधे यूरेनस तक पहुंचते हैं। इस कमी वाले इंटरेक्शन का नतीजा समय समय पर थर्मोस्फेयर को कम गर्म करने में होता है। डॉक्टर मास्टर्स का कहना है कि कमजोर होते सोलर विंड काइनेटिक पावर का मतलब होना चाहिए कि यूरेनस के थर्मोस्फेयर का गर्म होना कमजोर हो रहा होगा, जो सीधे देखे गए लॉन्ग टर्म टेम्परेचर डिक्लाइन की ओर ले जाता है। यह खोज न केवल हमारी नॉलेज को बढ़ाती है, बल्कि भविष्य में यूरेनस पर रिसर्च मिशनों पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। द प्लैनेटरी साइंस एंड एस्ट्रोबायोलॉजी डेकेडल सर्वे 2023 से 2032 ने यूरेनस पर एक मिशन को शीर्ष प्राथमिकता दी थी। हालांकि अभी तक कोई भी अप्रूव्ड नहीं हुआ। इनमें से एक प्रपोज्ड मिशन कॉन्सेप्ट यूरेनस ऑर्बिटर एंड प्रोब कहलाती है, जिसका उद्देश्य यूरेनस के वातावरण और मैग्नेटोस्फेयर के अलग अलग पहलुओं का अध्ययन करना है। सौर हवा द्वारा थर्मोस्फेयर तापमान पर प्रभाव डालने वाले इन नए व्यू पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मिशन लक्ष्यों को आगे अपडेट किया जा सकता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऊर्जा कैसे यूरेनस के असामान्य मैग्नेटोस्फेयर में जाती है। इन निष्कर्षों का प्रभाव सिर्फ हमारे सौर मंडल तक सीमित नहीं हो सकता, बल्कि एक्सोप्लैनेट रिसर्च तक भी फैला हुआ है। अगर यूरेनस पर सोलर विंड कूलिंग हो सकती है, तो इस तरह की प्रक्रियाएं दूर मौजूद सितारों की परिक्रमा करने वाले एक्सोप्लैनेट्स पर भी तो हो सकती हैं। डॉक्टर मास्टर्स का कहना है कि यूरेनस पर इस एक्सप्लेनेशन से संकेत मिलता है कि ऐसे एक्सोप्लैनेट्स जो अपने मेजबान तारों के साथ जुपिटर जैसे मजबूत स्थानीय प्रभावों के बिना जुड़े होते हैं, यानी इन ग्रहों पर उनके तारे का सीधा या तेज प्रभाव जैसे गर्मी या दूसरा ऊर्जा स्रोत नहीं होता, और जिनके पास इनफ बड़े मैग्नेटोस्फेयर होते हैं, वे अपने सितारों से मुख्य रूप से इलेक्ट्रोडायनामिक इंटरेक्शंस करेंगे, जैसा कि यूरेनस करता दिखा है। इसका मतलब है कि एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल में थर्मल इवोल्यूशन को स्टेलर रेडिएशन के बजाय स्टेलर विंड्स भी नियंत्रित कर सकती हैं, जो हमारे सौर मंडल के बाहरी संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों की खोज करते समय एक जरूरी विचार होगा। अब इस बात का भी हमें आगे ध्यान रखना होगा। यूरेनस का ऊपरी वायुमंडल क्यों ठंडा हो रहा है? इसका रहस्य दशकों से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। हाल ही में किए गए शोध ने इस कूलिंग फिनोमिनन को सौर हवा गतिशीलताओं में बदलाव से जोड़ दिया है, जो दूर मौजूद ग्रहों और उनके वातावरण इंटरेक्शन को समझने में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है। इन प्रक्रियाओं को समझना न केवल हमारे अपने सौर मंडल से जुड़े ज्ञान को बढ़ाता है,
बल्कि एक्सोप्लैनेट्स और उनके वातावरण का अध्ययन करने वाली रिसर्चेस में भी जरूरी जानकारी प्रदान करता है। खैर, उम्मीद तो यही करते हैं कि जैसे जैसे हमारी तकनीक आगे और विकसित करती जाएगी, हम यूरेनस और नेपच्यून जैसे कोल्ड जायंट्स ग्रहों को और भी ज्यादा गहराई के साथ जान पाएंगे। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अब आप ये वीडियो देखिए जिसमें वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में नया सबसे बड़ा तारा खोज निकाला है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये तारा हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में एग्जिस्ट नहीं करता है। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऊपर आई बटन पर और अभी एंड स्क्रीन पर भी नजर आएगा। अब आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मैं मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करते हुए। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।